एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनके इंग्लिश क्लासेज में। दोस्तों, आज हम वी आर गोइंग टू स्टडी बेन जॉनसन्स पोएम द नोबल नेचर। हमने जैसे आपको पहले बताया था कि कक्षा 10 एवं 12 के विशेष रूप से पूरा सिलेबस करवाएंगे, तो उसमें आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12 से। कक्षा 12 आरबीएसई राजस्थान बोर्ड में जो कंपलसरी बुक है उसमें जो पहली पोइम है, पोइम नंबर 1, वो है द नोबल नेचर। द नोबल नेचर, नोबल का मतलब होता है उत्तम, उदात्त, बेहतर, श्रेष्ठ। और नेचर का मतलब होता है प्रकृति। नेचर का मतलब होता है प्रकृति, प्रकृति या स्वभाव। उत्तम उदात्त प्रकृति कहने का मतलब जो श्रेष्ठ नेचर के जो लोग हैं वो कैसे होते हैं और कैसे बनते हैं, ये बेन जॉनसन ने बताया। देखो बच्चों, ये जो पोएम का फर्स्ट पार्ट है, इसका जो अगला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आज हम इसका पहला पार्ट पढ़ेंगे जिसमें ये फर्स्ट स्टेंजा पढ़ेंगे। स्टेंजा पढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी हम पोइट के बारे में ले लेते हैं। बेन जॉनसन कौन था, आप इसको भी नोट करते जाना, कभी कभार परीक्षा में पोइट के बारे में पूछ लेते हैं। बेन जॉनसन का जन्म हुआ था, बेन जॉनसन का जन्म वैसे तो कई जो एनालिसिस करने वाले हैं वो इसको 1572 में बताते हैं। इसका जन्म कब बताते हैं? 1572 में। वास्तविक इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1573 में। कहां हुआ था? इंग्लैंड। कहां हुआ था? इंग्लैंड। और इंग्लैंड में भी कौन सी जगह थी? वेस्टमिंस्टर। कौन सी जगह थी? वेस्टमिंस्टर। ध्यान रखना, इसका जन्म इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर में हुआ था और इसको बरीड यानी इसको दफनाया भी कहा गया था वेस्टमिंस्टर में। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1637 में। मृत्यु कब हुई थी? 1637 में। ये एक एलिजाबेथन पोइट था। तो साहित्य के विद्यार्थी है वो भी नोटिस कर ले, किस काल का कवि था? एलिजाबेथन पोइट। इसने शुरुआत की थी एलिजाबेथन काल में, फिर इसकी रचनाएं चर्चित हुई। ये एक तरह से जो विलियम शेक्सपियर है उसका समकालीन था। अब इसके पूरे नाम की चर्चा की जाए कि बेन जॉनसन का फुल नेम क्या था। बेन जॉनसन का पूरा नाम था बेंजामिन जॉनसन। पूरा नाम क्या था? बेंजामिन जॉनसन। इसके अलावा ये एक नाटककार, एक कवि और एक व्यंग्यात्मक हास्य रचनाएं जिसको होमर बोलते हैं, ये एक प्ले राइटर, ड्रामाटिस्ट भी था। एक प्ले राइटर या ड्रामाटिस्ट, इन दोनों में का डिफरेंस होता है कि जो सीरियस प्ले लिखते हैं उनको ड्रामाटिस्ट, या फिर इसको दूसरे अर्थ में ले जाए तो जो नाटक मंच पे जिनका अभिनय किया जाता है वो ड्रामा कहलाता है। और जो केवल पढ़ने के
काम आता है वो प्ले होता है। इसके अलावा ये पोइट था और 1616 में ये पोइट ल्यूरेटी भी बना था। पोइट ल्यूरेटी, देखो पोइट ल्यूरेटी क्या होता है, एक पदवी होती है जो किसी भी कवि को दी जाती है। इसके अलावा ये सैटारिकल, हास्य लिखा करता था, जिसमें इसकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे वॉलपोल है, इसकी कुछ रचनाएं हैं वो भी ध्यान में रखना। एक है वॉलपोल, एक है द एल्केमिस्ट, एक है द साइलेंट वुमेन। ये जो वॉलपोल इसकी रचना है, इसको द फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। ये जो वॉलपोल इसकी रचना है, इसको द फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसने, ये ध्यान रखना, रचनाएं पूछ लेते हैं। इसके अलावा इसने एक एलेजी भी लिखी, एक एलेजी। एलेजी क्या होती है बच्चों? शोक गीत। इसने एक एलेजी लिखी है जब इसकी बेटे की मृत्यु हो जाती है प्लेग की वजह से, तो इसने अपने बेटे के ऊपर एक एलेजी लिखी है, ऑन माई फर्स्ट सन, ऑन माई फर्स्ट सन। ये इसकी एलेजी है और इसकी एक प्रसिद्ध लिरिक भी है। ये जो कविता है ये भी एक शॉर्ट लिरिक है। क्या ये? शॉर्ट लिरिक। शॉर्ट लिरिक होती है बच्चों, शॉर्ट लिरिक होती है लघु काव्य, तो ये भी इसका एक शॉर्ट लिरिक है। अब इन्होंने जो लिरिक लिखी है उसको भी बहुत फेमस, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि इनकी जो शॉर्ट लिरिक है उसका क्या नाम है। वो है ड्रिंक टू मी विद दाइन आइज, ये इनकी फेमस लिरिक है। तो ये थी बेन जॉनसन के बारे में एक सामान्य इंफॉर्मेशन। अब हम फर्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। देखो 10th और 12th में दोनों क्लासेज में जो कंपलसरी बुक है उनमें क्या है? पोइम्स है, लेकिन 10th और 12th में डिफरेंस प्रश्न पूछे जाते हैं। 10th में प्रश्न पूछे जाते हैं एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, और जो 12वीं क्लास है उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं एज ए पद्यांश। जैसे ये 4 लाइन दे दी और इनके ऊपर 3 प्रश्न पूछेंगे, तो उन प्रश्नों का उत्तर हम तभी दे पाएंगे जब हमें पूरी तरह से कविता समझ में आई हो। तो लेट्स बिगिन। द नोबल नेचर, उत्तम या उदार प्रकृति। देखो, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। इट का मतलब होता है यह है, इसका मतलब होता है, नॉट यानी नहीं, ग्रो, ग्रो का मतलब होता है, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, वृद्धि करना। ग्रो का मतलब क्या होता है? बढ़ना या वृद्धि करना। लाइक, देखो यहां ध्यान रखना, लाइक यहां पर पसंद करना नहीं है। क्या आप समझो? लाइक यानी पसंद करना। लाइक का यहां अर्थ है जैसे। लाइक का क्या अर्थ है? जैसे। ए ट्री, ट्री का मतलब होता है पेड़। इन बल्क, ध्यान रखना, बल्क
देखो बल्क यानी होता है, वैसे इसका सामान्य जो अर्थ है वो होता है थोक, लेकिन यहां इसका अर्थ थोक नहीं है, यहां इसका अर्थ है साइज। यहां क्या अर्थ है? साइज, अर्थात आकार। वैसे एक चीज का ध्यान रखना, जो तीसरा प्रश्न पूछते हैं वो पूछते हैं सिनोनिम्स, सिनोनिम्स के रूप में, यानी पर्यायवाची। अब पर्यायवाची, हिंदी में पर्यायवाची सूर्य, दिनकर, भानु, रवि। वैसे अंग्रेजी में यहां जैसे प्रश्न में दे दिया आपको साइज, फाइंड आउट इन दी अबव लाइन्स विच मीन्स साइज। अगर प्रश्न आ जाए कि उपयुक्त पंक्तियों में से वह शब्द तलाशिए जिसका मतलब क्या होता है? साइज, तो आपका उत्तर क्या होगा? बल्क। तो आपका उत्तर क्या होगा? बल्क। इसका और भी, जैसे हीप भी बोल सकते हैं इसको, हीप, हॉर्ड, यानी एक तरह से ढेर। थोक भी इसका अर्थ होता है, लेकिन यहां थोक ना होकर इसका अर्थ क्या है? साइज। डॉथ, देखो बच्चों, डोथ, डोथ क्या है? डोथ ये ओल्ड फैशन वर्ब, डू की ओल्ड फैशन वर्ब। प्राचीन काल में जितने भी कवि लोग थे वो ओल्ड फैशन, इसको क्या बोलते हैं? बोलते नहीं है, ये डू की ओल्ड फैशन वर्ब, मतलब डू की जगह इसका किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए डोथ का यूज करते थे। कब? पहले के समय में किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए किसका यूज करते थे? डोथ का। मेक यानी होता है बनाना, निर्माण करना। मेन यहां व्यक्ति पे जोड़ दिया गया है। बेटर, बेटर होता है गुड का कंपैरेटिव डिग्री। गुड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव में 3 डिग्री चलती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री, इसका अर्थ होता है बेहतर। क्या अर्थ होता है? बेहतर, बी होना। अब एक चीज नोटिस किया आपने, देखो ट्री और बी, ट्री और बी, ईयर और सीयर। इसका भी अपन बाद में चर्चा करेंगे इसकी, पहले समझो। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क, बल्क का मतलब होता है आकार में। डज मेक मैन बेटर बी, कि किसी भी पेड़ की तरह वृद्धि करना, पेड़ की तरह बढ़ना, की तरह, जैसे लाइक एक पेड़ के जैसे वृद्धि करना, इन बल्क यानी आकार में। किसमें? आकार में एक पेड़ की भांति बढ़ना, इससे मनुष्य बेहतर नहीं बनता है। मनुष्य इससे बेहतर नहीं बनता है। बेन जॉनसन कहते हैं कि कोई भी मनुष्य बेहतर कब बनता है? केवल ये नहीं आकार में बढ़ रहा है कि बड़ा हो गया, जैसे एक पेड़ बढ़ता है। आपने एक दोहा सुना होगा कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं। ये जो पोइम है लगभग उसके सिमिलर है, ये जो पोइम है उसके सिमिलर है। इस पोइम में भी उसी प्रकार बताया गया है कि एक पेड़ की तरह बढ़ने से मनुष्य क्या नहीं बनता है? बेहतर नहीं बनता है। एक पेड़ की तरह बढ़ने से मनुष्य बेहतर। देखो हम बात कर रहे हैं कि मनुष्य बेहतर कब बनता है। देखो इसमें आगे उदाहरण कवि ने कंपैरिजन किया है, और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, और स्टैंडिंग, स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़े रहना, स्थिर रहना, लॉन्ग लंबाई में, एंड ओक, ओक का मतलब होता है बलूत का वृक्ष। ओक का मतलब क्या होता है? बलूत। एक पेड़ होता है जो खजूर की तरह बहुत लंबा होता है। 300 ईयर, 300 ईयर, 300 का मतलब 3 साल, सॉरी 300 साल।
कितने साल जीवित रहती है, इसकी आयु काल कितना है बलूत के वृक्ष का, 300 साल। टू फॉल, फॉल का मतलब होता है गिरना, पतन। लोग, लोग का मतलब होता है लट्ठा, लोग का मतलब लट्ठा, जैसे पेड़ कटने के बाद में सीधा पड़ा रहता है लकड़ी का वो लट्ठा। एट लास्ट, एट लास्ट का मतलब आखिरकार, एट लास्ट का मतलब आखिरकार। ड्राई, ड्राई का मतलब होता है सूखा। बाल्ड, देखो बच्चों, बाल्ड का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गंजा। बाल्ड का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गंजा। बाल्ड को क्या बोलते हैं, गंजा। अब पेड़ गंजा कब होगा, अर्थात पत्तियों रहित, पत्तियों रहित, बिना पत्तियों के। इसको बाल्ड, अगर इसकी जगह बाल्ड की जगह जाए नेक्ड, न्यूड, बाल्ड। सियर, सियर का मतलब होता है मुरझाना, सियर का मतलब क्या होता है, मुरझाना या मुरझा हुआ। इसको विदर्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विदर्ड भी बोलते हैं, मेलनकॉलिक भी बोलते हैं, लैंग्विड भी बोलते हैं। इनमें से कोई शब्द देकर पूछ ले कि पद्यांश में से वो सब तलाश करो जिसका मतलब ये होता है। इन सब का मतलब, इसका मतलब होता है नीरस, इसका मतलब निस्तेज, लेकिन सबसे जो नजदीकी अर्थ देता है उस सियर का वो देता है विदर्ड। इसका मतलब भी क्या होता है, मुरझाना। अब इसमें कवि कह रहा है कि मनुष्य का जीवन एक ब्लूत के वृक्ष की भांति 300 साल तक जो जीवित रहता है, अर्थात आयु महत्वपूर्ण नहीं है। क्या महत्वपूर्ण है, कार्य, डीड, डीड्स। देखो डीड कह दो, टास्क कह दो, वर्क कह दो, ये जो डीड्स है वो महत्वपूर्ण है। बेन जॉनसन कहते हैं इस कविता में, यानी दिस पोएम गिव्स a message to mankind that we live in deeds not in years। कि मानवता को ये कविता क्या संदेश देती है कि हम कार्यों में जीते हैं न कि वर्षों में। हम किस में जीते हैं, कार्यों में, न कि वर्षों में। अब आगे इसमें से जैसे अपन प्रश्न बनाए, परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे वो देखना भी। देखो हम इस स्टेंजा से ये प्रश्न पुटअप करते हैं, अब इनके उत्तर आपको देने हैं, इनके जवाब आपको देने हैं। हमने एक पोएम पढ़ी, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। एक पेड़ की भांति बड़े होने से इन बल्कि यानी आकार में मनुष्य अच्छा श्रेष्ठ नहीं बन सकता। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, एक बलूत के पेड़ की भांति जो कितने वर्षों तक जीवित रहता है, 300 साल तक। टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, आखिरकार वो एक लट्ठे के रूप में गिर जाता है। ड्राई यानी सूखा, बाल्ड यानी पत्तियों विहीन, एंड सी यानी मुरझा हुआ। मनुष्य भी आखिरकार मर जाता है। तो फिर वो श्रेष्ठ किससे बनता है, मनुष्य अपने ग्रेट डीड्स से श्रेष्ठ बनता है। किससे बनता है, ग्रेट डीड्स से, मतलब जो जीवन में वो कार्य करता है महान, उनसे वो श्रेष्ठ बनता है। अब प्रश्न देखो, पहला प्रश्न, विच, कौन सा फैक्ट, फैक्ट यानी तथ्य, इज द पोइट, कवि ट्राइंग यानी कोशिश कर रहा है, टू एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, अबाउट के बारे में, मैन यानी मनुष्य, मनुष्य के किस तथ्य के बारे में कवि जोर देने का प्रयास कर रहा है। क्या कह रहा है कवि मनुष्य के बारे में, कि तू आकार में और जीवन का जो स्पान है, जो अवधि है, उसको ज्यादा जीने में तू श्रेष्ठ नहीं बन सकता। श्रेष्ठ किससे बनेगा, अपने महान कार्यों से। तो कवि यही कह रहा है, द फैक्ट इज द पोइट ट्राइंग टू एम्फेसाइज अबाउट मैन, विच, वो क्या है कि मैन कांट बी बेटर, मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बन सकता, बाई ग्रोइंग इन साइज। बल्क का अर्थ मैंने बताया था, बल्क का अर्थ क्या होता है, साइज, बाई
ग्रोइंग इन साइज, की मनुष्य आकार में बड़े होने से बेहतर नहीं बन सकता। तो इस तथ्य पे कवि जोर दे रहा है। दूसरा प्रश्न, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दीज लाइन्स। देखो राइम स्कीम क्या होती है, सबसे पहले ये समझो। इसको बोलते हैं हिंदी में तुकबंदी। क्या बोलते हैं? तुकबंदी। राइम स्कीम बहुत इजी है। आप सबसे पहले इधर देखो, ये जो राइम स्कीम समझने के लिए क्या है, बहुत इजी है राइम स्कीम। आप किसी भी पोएम की राइम स्कीम निकाल सकते हो। जैसे ये ट्री है, तो इस पहली लाइन को ऊपर ने कर दिया ए, अर्थात जिसके अंत में, जिस लाइन के अंत में इसके सिमिलर उच्चारण हो, उसको अपन क्या लिखेंगे? ए। जैसे ट्री है, ए बी है, ट्री बी, और अंत में, तो इसको भी क्या लिखेंगे अपन? ए। अब जैसे लाइन आगे ये ईयर हो गया, तो इसको अपन लिख देंगे बी। अब ईयर के जैसा उच्चारण आए, उसको क्या लिखेंगे? बी। अब राइम स्कीम में क्या होता है कि इनको एक साथ लिख देते हैं। तो व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दीज लाइन्स? द राइम स्कीम ऑफ दीज लाइन्स इज, ये जो प्रश्न का उत्तर बनाने का जो तरीका है, मैं आपको जो ग्रामर वाला पार्ट है उसमें समझाऊंगा। द राइम स्कीम ऑफ दीज लाइन्स इज, इसके बाद में क्या लिखना है उत्तर? ए बी बी। इस कविता की राइम स्कीम ए बी बी। नहीं समझे? फिर से देखो, पहली जो पंक्ति है उसको ए दे दिया, और उस पंक्ति के अंतिम वर्ड का उच्चारण करेंगे, उसके जैसा उच्चारण और अगली पंक्ति का होगा, उसको अपन वही सिंबल देंगे जो पहले वाले को दिया ए, फिर बी को ए, फिर बदलते बी, अगर और नीचे बदल रहा है उसको सी दे देंगे। तो इसकी राइम स्कीम क्या होगी? ए बी बी। अब जैसा कि मैंने कहा था, फाइंड आउट, तलाश करो द वर्ड, वो शब्द फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, इस पद्यांश में विच मीन्स जिसका मतलब होता है विदर। अभी मैंने पहले बताया था विदर यानी क्या होता है? मुरझाना। विदर यानी क्या होता है? मुरझाना। तो इस जो पूरी 4 लाइनें हैं, इनमें कहा किस शब्द का अर्थ मुरझाना है? सीयर। तो इसका उत्तर क्या आएगा? सीयर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।